राशियां। कल आपको हम फिजिक्स में बताए थे कि गति के नियम में गति का आखिर कंसेप्ट क्या है, जिसमें आपको बताया था कि किस प्रकार की गति होती है। एक सरल रेखीय गति होती है, वक्र रेखीय गति होती है, दोलन गति होती है, नियमित गति होती है। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राशियां। राशि कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की, एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। आखिर जो ये शब्द है राशि, ये है क्या, इसको समझेंगे। जब राशि कहल जाला कि लड़का के राशि हो, एक मतलब कि रास क्या है कि जो जिसका कोई संख्यात्मक मान हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक चला जाएगा, जिसका भी संख्यात्मक मान होगा वह राशि होगी। तो राशि देख लीजिए हमको कि जिसका कोई संख्यात्मक मान हो उसी को हम बोलेंगे राशि। अब ये कितनी प्रकार की होती है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज? तो ये दो प्रकार की होती है, एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। अदिश राशि आप किसको बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। तो जिन भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। अगर उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कि दूरी केवल देखिएंगे तो आपको परिणाम पता करेगी कि कितना ये है, उसमें परिणाम अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ 10 किलोमीटर हमको जाना है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपको परिणाम की आवश्यकता होगी। तो इसे बोलते हैं दूरी, आयतन, घनत्व और द्रव्यमान इत्यादि जो ईटीसी में आते हैं, यही इसके हो जाएंगे उदाहरण में। अब देखेंगे कि ये जो सदिश राशियां हैं, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज, इनके बारे में हम कुछ देखेंगे कि किसी भी अदिश राशि को केवल एक संख्या या एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इनको एक संख्या से या मात्रक से हम व्यक्त कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि बीजगणित के साधारण नियम के अनुसार भी राशियों का जोड़ या घटाव किया जा सकता है। जो बीजगणित में होते हैं, अलजेब्रा में साधारण नियम होते हैं, उनमें इन राशियों को घटाया भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होगी। अगर विस्थापन को देखेंगे, वेग और त्वरण, इनमें दिशा की भी आवश्यकता होगी हमारे को, और उसके बाद क्या होगी, हमको परिणाम की आवश्यकता भी होगी कि पूरब जाना है, कितने किलोमीटर जाना है। इस तरह के अगर सवाल होंगे। सदिश, अगर देखेंगे इन शब्दों को भी, तो सदिश, स माने सहित और दिशा के सहित और परिणाम के सहित, और अदिश मतलब कि इसमें क्या होगा कि परिणाम की आवश्यकता है और दिशा की नहीं। अदिश मतलब कि दिशा नहीं। इस तरह से हम दिशा, अदिश और सदिश राशि को समझ सकते हैं। यहां पे लिखा गया है दूरी एवं विस्थापन। हम देखें कि अदिश राशि और सदिश राशि के बाद जो हमारा टॉपिक है उसमें दिया गया था दूरी और विस्थापन। आखिर दूरी किसको बोलेंगे और विस्थापन किसको बोलेंगे? दूरी बोलते हैं डिस्टेंस इंग्लिश में। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और यह जो होती है अदिश राशि होती है। सिंपल सी परिभाषा है दूरी की कि पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। मतलब कि रास्ते की लंबाई के दूरी कहल जाए। दोनों जना है, झगड़ा मत करो। जो रास्ते की लंबाई होगी वही होगी दूरी। सिंपल सी फॉर्मूला है, इसका परिभाषा है। सेकेंड नंबर पे विस्थापन। आखिर हम विस्थापन कहेंगे किसको? डिस्प्लेसमेंट। तो किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अगर ए है, यहां से कोई कार जा रही है और बी पे पहुंच रही है, तो उनके बीच की दूरी के न्यूनतम विस्थापन, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी माने छोटी सी दूरी के बीच में ही न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहेंगे। इस तरह से दूरी और विस्थापन हम बताएं। अगली अब देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। आखिर दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले अगर इस दूरी और विस्थापन को जानना है तो इसको अलग कॉलम बना लिया है हम, दूरी का अलग और विस्थापन का अलग। अब इसमें देखेंगे कि दूरी, तो दूरी की परिभाषा होती है कि पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो दूरी की डिफिनेशन क्लियर हो गई। लेकिन विस्थापन में हम देखेंगे तो अंतिम और प्रारंभिक बीच के इन अंतर, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर ही जो होगा वो विस्थापन होगा। सेकेंड में देखेंगे यहाँ पे दूरी में कि दूरी में केवल परिणाम होता है। अगर दूरी आपको ज्ञात करनी है तो केवल परिणाम उसमें पूछा जाएगा कि परिमाण कितना है, और उसके बाद आप दूरी को ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन विस्थापन को ज्ञात करेंगे तो उसके लिए परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन के अंतर्गत परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। जो दूरी होती है यह अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो है सदिश राशि। उसके बाद देखेंगे तो यह सदैव दूरी धनात्मक होगी। अगर 5 किलोमीटर हम यहाँ से पूर्व में जाएंगे और 5 किलोमीटर अगर पश्चिम में भी जाएंगे तो दूरी जो है वो सेम नहीं होगी। ये नहीं कि विस्थापन की तरह ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, नहीं, दूरी जुड़ती जाएगी, मतलब हमेशा धनात्मक बढ़ती जाती है दूरी। और जो विस्थापन होता है यह धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम कहीं जाएं और आए उस विस्थापन क्या होता है तो शून्य हो सकता है। इसका मतलब यह है कि विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। उसके बाद अगर उदाहरण हम देखें कि दूरी क्या, तो वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा चुका विस्थापन शून्य होगा। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर कोई गोल में घूम रही है और अपना चक्कर पूर्ण कर लेती है तो उसके बाद जो उसकी दूरी हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अगर चक्कर लगा दे उसके बाद उस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। लेकिन वस्तुओं द्वारा चली गई दूरी उसके वृत्त के परिधि के बराबर होती है। जो वस्तु दूरी जितनी चलेगी उस वृत्त की परिधि जितनी होगी, जिसको 2r से दर्शाते हैं, उसके वो बराबर होगी। सेकेंड में देखेंगे विस्थापन का उदाहरण। तो विस्थापन में कैसे होगा कि ऊपर फेंकी वस्तु अगर कुछ ऊंचाई h जाकर पुनः वापिस आ जाए। कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे आती ही है। तो इस स्थिति में विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि ऊपर फेंकी गई कुछ वस्तु भी ऊंचाई जाकर h में पुनः वापिस आ जाती है। इस स्थिति में विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि चली गई दूरी 2h होगी, क्योंकि एक बार ये जा रहा है और एक बार आ रहा है, दोगुना हो रहा है, h ऊपर जा रहा है और h नीचे आ रहा है, मतलब प्लस माइनस हो रहा है, तो 2h हो जाएगी। इस तरह से दूरी और विस्थापन के बीच में हम अंतर ज्ञात किए। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, असमान और समान गति, अनफॉर्म एंड नॉन अनफॉर्म मोशन। उसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो है समान और असमान गति। आखिर देखिए समान गति क्या है और असमान गति क्या है। समान गति की जो परिभाषा होती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में एक ही दिशा में समान दूरी तय करता है। इसमें दो शब्द है, समान और समय अंतराल। समय अंतराल माने एक समय से लेकर दूसरे समय के बीच की जो दूरी होगी उसी को समय अंतराल बोलेंगे। तो यदि कोई वस्तु एक ही समय अंतरालों में, चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, आखिर चाल क्या है और वेग क्या है। तो कुछ वस्तुएं बहुत तेज गति करती है और कुछ वस्तुएं धीमी गति करती है। किसी गतिशील वस्तु की चाल से यह ज्ञात हो सकता है कि वस्तु कितनी तेज अथवा धीरे चल रही है। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसकी चाल से ही हम उसकी कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी तेज है, कितनी धीमी है, कितनी वो गति कर रही है। तो जो चाल है, चाल की परिभाषा क्या होती है ये देखिए। चाल मतलब कि स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। अगर कोई वस्तु है वो एकांक समय में जितने समय अंतराल में गति कर रही है उसी को क्या कहेंगे, चाल को हम उसी को चाल बोलेंगे हम। दूसरे शब्द में अगर देखा जाए तो वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को ही उसकी चाल कहते हैं। इसे भी से डिनोट करते हैं। चाल जो होगा उसे भी से लिखते हैं। और चाल का जो सूत्र होता है तो चाल बराबर चली गई दूरी बटा समय अंतराल। तो चाल भी यहाँ पे है, चली गई दूरी मतलब कि विस्थापन, विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं। उसको एस हम लिखे हैं और उसके में समय अंतराल इसको टी लिखे हैं। अब देखिए अगर हम समझाएं आपको कि माना कोई वस्तु एक दिशा में गतिमान है, कोई वस्तु है वो सीधी एक दिशा में जा रही है, गति में है वो, तो इसकी T1 और T2 समय पर प्रारंभिक बिंदु से दूरियां क्रमशः S1 S2 है। तो वस्तु की जो चाल होगी वो कैसे देखेंगे, तो V है, यहाँ पे वस्तु की चाल है V। अब S1 और S2 उसकी दूरियां हैं, तो दूरी चली गई, दूरी और समय अंतराल। तो कुछ नहीं करना है कंडीशन में, बस जैसा का तैसा लिख देना है। उसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो चली गई दूरी S1 और S2, S1 और S2, और देखिए कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो S1 माइनस S2 हो जाएगा अपन V1 T1 माइनस T2। अब इसको देखिए ऐसे हम लिख दिए, लेकिन जो S1 और S2 है इसको हम डेल्टा S भी लिख सकते हैं और T1 माइनस T2 को डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो वस्तु की चाल यहाँ पे ना मन बोलो, डेल्टा S बटे डेल्टा T, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जहां डेल्टा जो T लिखे हैं, जो डेल्टा शब्द प्रयोग किए हैं,
इन दोनों राशियों जो है अल्प अंतर को प्रदर्शित करता है, मतलब कि इन दोनों राशियों के बीच कुछ थोड़ा अंतर जरूर है, इसी को प्रदर्शित कर रहा है। और डेल्टा टी अल्प समय अंतराल है, दोनों समयों के बीच के जो थोड़ा सा गैपिंग है उसी को हम डेल्टा टी से प्रयोग कर रहे हैं, तथा डेल्टा टी इस अल्प समय अंतराल की तय की गई दूरी है। इस पे अगर हम उदाहरण लेंगे तो ई ले सकते हैं कि कोनो ट्रेन है जिसको 3 घंटे में 150 किलोमीटर जा रही है, तो उसकी चाल क्या होगी। अगर कोई गाड़ी, सवाल है कि 3 घंटे में 150 किलोमीटर की गति कर जा रही है, 150 किलोमीटर, तो उसकी चाल क्या है। तो बताया है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल यहाँ पे देखेंगे तो v बराबर एस अपान टी, तो v बराबर कुल मिलाकर दूरी कितनी है, तो 150 किलोमीटर है, और t मतलब कि समय कितना ले रहा है, तो 3 घंटे, मतलब कि 3 5 15 50, मतलब कि v जो होगा उसका 50 किलोमीटर हो जाएगा। 1 घंटे में जो ट्रेन होगी वो 50 किलोमीटर जाएगी। इस तरह से हम आपको चाल को समझाए हैं। अब चाल के अब प्रकार कैसे होंगे, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो चाल के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कि एक समान चाल। अब एक समान चाल कहेंगे किसको, तो एक समान चाल होते हैं जो कि यदि कोई वस्तु गतिशील वस्तु समय अंतराल में बहुत समय तक दूरी तय करती है, तब उस वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाएगी। अगर कोई वस्तु है वो लगातार गतिशील है, वो चाल में अपनी गति कर रही है, तो उसको ही हम एक समान चाल से गति कर रही है, अर्थात उसकी जो चाल है एक समान चाल कहलाएगी। इस स्थिति में यह कहा भी जा सकता है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। जो वस्तु होगी उसको ये भी कहा जा सकेगा कि जो वस्तु है वो एक समान चाल से ही चल रही है। सेकेंड जो होता है वो असमान चाल होता है, मतलब कि उसका जो नॉन अनफॉर्मल स्पीड, वो जो चाल होगी कब वो रुकेगी कब वो चलेगी, कैसे परिभाषा है ये देखिए उसके। यदि कोई वस्तु अपने समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान अथवा परिवर्ती चाल कहलाती है। परिवर्ती चाल भी कह सकते हैं या असमान चाल भी कह सकते हैं। थर्ड जो चाल होती है वो होती है औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज गाड़ी की नाला तक कहल जाला कि अभी एवरेज कितना देती है, वह एवरेज है ये औसत चाल। तो कोई वस्तु गतिमान वस्तु बराबर समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी को लगे कुछ समय के भाग को औसत चाल कहते हैं। अर्थात गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी और औसत दूरी को ही औसत चाल कहते हैं। औसत चाल जो v होता है, तो v बराबर होता है कुल समय तय की गई दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लगा समय। जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए आपके सामने हम लिखे हैं वेग मतलब कि वेलोसिटी। आखिर वेलोसिटी है क्या, तो वस्तु की चाल के साथ दिशा ज्ञात होने के बाद वस्तु का वेग प्राप्त होता है। उसकी चाल के साथ अगर हम दिशा को ज्ञात करेंगे तभी हमको वेग मिलेगा। इसकी एक सिंपल सी परिभाषा होती है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही उसका वेग कहेंगे। अर्थात 1 सेकेंड में समय अंतराल में कोई गतिमान वस्तु अगर निश्चित दिशा में विस्थापित होती है तो उसको उस वस्तु का वेग कहते हैं। अतः वेग का हम जो परिभाषा लेंगे, वेग को यू से डिनोट करते हैं, वेग को v से वेलोसिटी। इसकी जो सूत्र होता है वो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या चली गई दूरी बटे लिया गया समय। तो निश्चित दिशा में जो चल गई दूरी है एकरा को हम कह सकते हैं तो विस्थापन भी कह सकते हैं, विस्थापन। और जो लिया गया समय है इसको समय अंतराल भी कह सकते हैं, समयांतराल। एक ही बात देखिए क्या होगा। तो इससे स्पष्ट है कि विस्थापन के साथ समय के परिवर्तन की वस्तु को ही वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु है वो किसी निर्दिष्ट दिशा में 30 सेकेंड में s दूरी तय करती है, तब उसका वेग क्या होगा वस्तु का। और जो कि वेग है वो सदिश राशि है, इसलिए सदिश में वेक्टर का प्रयोग होता है। तो इसका हम ये भी लिख सकते हैं कि v वेक्टर इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t वेक्टर। तीनों जना तो हम लोग पीछे बहुत बात करता रहो। देखिए देखिए इसके बाद क्या होगा। तो जो एमकेएस प्रणाली में इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। जो वेग की होता है वेग मीटर पर सेकेंड एसआई मात्रक होता है इसका, मीटर पर सेकेंड एसआई मात्रक है ये। अगर कहा जाए कि 1 घंटे में कोई गति से चाल जा रही है कोई गाड़ी, और देखिए
अगर कहा जाए कि कोई गाड़ी है जो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो वेग है 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर जा रही है, तो उसका v बराबर 40 किलोमीटर पर